बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाजरीन, खेल भी इतना ख़तरनाक हो सकता है, कभी किसी ने सोचा भी ना होगा कि खेल ही खेल में इंसान कातिल भी बन सकता है और अपने प्यारों की जानें भी ले सकता है। ऐसा ही हुआ है। गुज़श्ता दिनों लाहौर में ही एक खातून डॉक्टर को उसके 3 बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया। जब वाक़या की तफ्तीश हुई तो पता चला कि कातिल ख़ुद उसी खातून का बेटा है जो पबजी गेम का एडिक्ट है। पबजी खेलने का इतना आदी है कि उसने उस गेम से मुतासर होकर गोलियां चलाईं और गोलियां भी अपने ही घर वालों पर चलाईं, जिससे 4 अफराद, माँ और उसके बच्चे, वो जाँ बहक हो गए। इससे पहले भी इसी तरह के वाक़यात होते रहते हैं। समनाबाद में भी एक नौजवान ने जो पबजी गेम खेलता था, ये कंप्यूटर गेम है, वो गेम खेलता था और उसके नतीजे में उसने भी फायरिंग करके लोगों को मारा था। अखबारात में, आप मीडिया पे दीगर शहरों से भी इस तरह के वाक़यात सुनते रहते हैं, जिसके नतीजे में ये मुतालबे भी सामने आते हैं पब्लिक की तरफ से कि इस गेम पर पाबंदी लगा दी जाए। पंजाब असम्बली में करारदाद भी पेश की गई है जिसमें इस गेम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। आज के प्रोग्राम में हम इस इशू पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गेमें हैं, जो मोबाइल पे, कंप्यूटर पे हमारे बच्चे खेलते हैं, ये जो कार्टून देखते हैं, उनकी जहनी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं और क्या ये गेमें इतनी ख़तरनाक भी हैं कि ये इंसान को जुनूनी बना देती हैं। मुझे ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक साहबा ने। डॉक्टर साहबा हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की पंजाब यूनिवर्सिटी में, और उनके साथ ज्वाइन किया हमें प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा कंबर बुखारी साहबा ने। डॉक्टर साहबा सर्विसेज हस्पताल में साइकाट्री डिपार्टमेंट की हेड हैं। और इसके साथ टेलीफोन लाइन पे हमें अख्तर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है। मुल्क के नामवर लिखारी हैं, दानिश्वर हैं और ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से ये लिखते हैं। बच्चों का बड़ा मकबूल मैगज़ीन होता था फूल, उसके एडिटर भी रहे हैं और बच्चों की तरबियत के हवाले से खसूसी प्रोग्राम ये अरेंज करते रहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर राफिया से करते हैं। डॉक्टर साहबा, गेम इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि ये इंसानी दिमाग पर इस कदर असर करती है कि उसको कोई सोचने समझने की सलाहियत मौफ कर देती है और वो वही करता है जो वो गेम में देखता है। इस गेम का नतीजा हमारे सामने तो ऐसा ही आया अभी तक। जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो यह कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जिसको सुन के दिल दहल गए हैं, और ये कोई पहला वाकया नहीं है। जैसे आपने पहले भी बताया, वर्ल्ड वाइड भी इसकी वजह से जो बच्चे गेम खेलते हैं और जिनमें यूजुअली जो शरह है बच्चों की, वो छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, और वो इस गेम को जब खेलते हैं तो ब्रेन में हमारे एरियाज होते हैं जिसके अंदर हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, अमिगडाला का एक एरिया होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आपकी हायर ऑर्डर फंक्शनिंग होती है, थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। कोई शख्स एडिक्टिव मटेरियल लेना शुरू करता है, कोकेन का एडिक्ट होता है या किसी और भी एडिक्टिव सब्सटेंस को वो यूज करता है और एडिक्शन में एंटर हो जाता है। ये गेम्स भी उसी तरह मल्टीप्लेयर गेम्स में एडिक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, और इसके अंदर एक बैटल फील्ड जो दिखाई जाती है उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ये गेम नहीं देखी। अगर आप थोड़ी देर खुद भी इसको देखें तो आप देखेंगे कि आपके जहन में जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है इसका, उससे एग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। वो जो हार्मोन्स एग्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ लेके जाते हैं, और जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं वो उसके अंदर कम प्रोड्यूस होते हैं उस शख्स में। और आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक की सिचुएशन में बच्चों के पास ये वर्चुअल गैजेट्स बहुत ज्यादा और वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रहने लग गए हैं, जिसकी वजह से उनकी नफ्सियात में एक तो एंगर बहुत बढ़ना शुरू हो गया, और एंगर की जो वर्ड फॉर्म है, बिहेवियरल फॉर्म है, वो एग्रेशन है, जिसके अंदर वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। डॉक्टर सुमेरा साहबा, ये जो बच्चों के अंदर ये रुझान है गेमें देखने का, ये तो घर घर में है, मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है, कंप्यूटर उसकी एक्सेस में है, वो ये गेमें भी देखता है और खेलता भी है गेमें। तो ये कितनी शरह इससे बच्चों की, ख़ास तौर पर नौजवानों की मुतासर हो रही है? कितनी रेशो है मरीज़ों की आपके पास जो इस तरह के केसेस आते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आपने इसमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। और बहुत, जैसे पहले डॉक्टर आफिया ने कहा, बहुत बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मसला ये है कि हमारे पास बच्चे इस तरह से तो बहुत कम आते हैं, शरह उसमें कि कहा जाए तो कोई आके हमें बताएगा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं जब तक कि हम पूछे ना। और बड़े लेकर आते हैं, और जब कोई महसूस करते हैं पेरेंट्स के बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम इसमें गैजेट्स में गुजार रहे हैं, ज़्यादातर गेम्स खेल रहे हैं, तो हमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि बच्चे इस तरफ तवज्जो क्यों दे रहे हैं। जी। उनके पास ऐसी क्या वजूहात है कि इसकी वजह से वो इस तरफ जा रहे हैं। हर बच्चा तो ये गेम नहीं खेल रहा, ये भी देखना है ना।
कि सारे बच्चे तो ये गेम नहीं खेल रहे, कुछ बच्चे हैं जिनके अंदर जिनका रुझान इस तरफ है। अब जिन बच्चों का रुझान इस तरफ है, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट कुछ और किस्म की है। उनके अंदर डेफिनिटली कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं जो कि अगर हम देखा जाए तो हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पर्सनैलिटी में हम कह सकते हैं कि जिनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसी हैं जिनको गुस्सा करके मजा आता है, जो नए नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर्स को पसंद करते हैं, और उनके अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि उनमें सही और गलत का तमीज नहीं रहता। जब ये गेम्स खेले जाते हैं तो उनके अंदर डेफिनेटली ये होता है कि वो ये बात नहीं समझ पाते कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो सिर्फ समझते हैं कि जैसे वहाँ गेम में दिखाया गया है, वो उस चीज से जो उसका कहते हैं कि क्या लज्जत हासिल करते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं और उस चीज को भूल जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। दूसरी बात ये कि देखें, जिनके अंदर साइकोपैथिक ट्रेट्स होंगी वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, और वो बच्चे जो इस तरह के बच्चे मजीद और किस्म के कामों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे वो ड्रग्स ले सकते हैं उनके ग्रुप्स की। दूसरी बात मैं जो चीज सोच रही थी कि जब अभी मैंने बल्कि पहले भी सवाल किया था कि ये जो बच्चे जिन्होंने इस तरह की हरकत की, उनके पास ये असला कहाँ से आ सकता है? आप ठीक। खुद सोचें, क्या इस उम्र के बच्चों के पास कहीं से असला कैसे पहुंच सकता है? वो कैसे इसको अरेंज करते हैं? क्या आम बच्चा ये कर सकता है? बहुत से बच्चों को नहीं पता इस चीज का कि वो कहाँ से आएगा, और वो कैसे अरेंज करते हैं इस चीज को। अख्तर साहब, ये बताइए कि जिस तरह मैडम फरमा रही हैं कि ये तमाम बच्चों में तो ऐसा नहीं है कि वो पबजी खेलते हों या इस तरह की ख़तरनाक गेमें खेलते हों और उससे अफेक्ट भी होते हों। अलबत्ता कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इससे अफेक्ट भी हो रहे हैं और उनका एक्सेस जो है वो असला तक भी है। तो ये हमारे यहाँ ये बच्चे जो हैं इस वक्त जितनी भी गेमें, आप बच्चों के हवाले से ज़्यादा स्टडी रखते हैं, ये जितनी भी हमारी गेमें मोबाइल पे कंप्यूटर पे बच्चे ये खेल रहे हैं, इनके कोई पॉजिटिव असरात भी मुरतब हो रहे हैं बच्चों पे या नेगेटिव असरात ही हैं? हनीफ कमर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज जो बुनियादी तौर पे हम सारे अहले इल्म को और अहले दानिश को जाननी चाहिए, वो जो बदली हुई दुनिया है, और इस बदली हुई दुनिया में जो पहला तकाजा है वो इंटरटेनमेंट का है। ये क्योंकि घर वाले एंटरटेन नहीं कर सकते, तो जो अदारे इसको प्लान करते हैं उनकी मर्जी से लोग एंटरटेन होते हैं, और वो दूसरा काम ये करते हैं कि एंगेज करते हैं। हम घरों में अपने बच्चों को एंगेज नहीं करते, ना अच्छे काम में ना बुरे काम में, वो अपने आप जिसके साथ एंगेज हो जाए। तीसरा मसला होता है एक्साइटमेंट का, कि आप एंटरटेन होते होते एंगेज हुए और फिर इतनी ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और चौथा होता है एडिक्शन का, फिर आप उससे एडिक्ट हो जाते हैं। यानी जो आने वाले वर्षों में लोग अभी उसको परसीव भी नहीं कर सकते, वो मेटावर्स है। मेटावर्स इतना ताकतवर है कि लोग इस गेम का हिस्सा बन जाएंगे अमलन। यानी ये ऐसा शानदार सॉफ्टवेयर और तस्वर है कि जो भी गेम आप खेल रहे हो, क्रिकेट, हॉकी या जो लोगों को किलिंग करने वाला, तो आप उस गेम के अंदर अपनी शक्ल और वजूद के साथ चले जाओ। ये है आने वाला फ्यूचर। और फेसबुक ने अपना नाम भी मीटा रख लिया है। यानी ये वो तस्वर है मानो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जैसे इंटरनेट का कोई तस्वर भी नहीं किया जा सकता। तो ये वो इतने बड़े चैलेंजेस है। दूसरा चैलेंज इस वक्त कोरियन सीजन है। वालिदैन को पता भी नहीं है कि कोरियन सीजन क्या चीज है। और कोरियन सीजन में लाइक एक ड्रामे में अगर 700 बंदा वो एंगेज करते हैं, तो आखिर में 699 को इस ब्रूटल तरीके से कत्ल करते हैं और एक बंदा बचता है, लाखों अरबों करोड़ों के साथ। आप सोचिए, देखने वाले को वो जितने बुरे तरीके से कत्ल किए जाते हैं, वो तो उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, वो समझता कि ठीक कर रहे हैं। तीसरी चीज जो हमारी सोसाइटी में नई आई है पिछले एक आध बरस में, वो नेटफ्लिक्स है। और नेटफ्लिक्स पे लोग दीनी प्रोग्राम नहीं देखते, नेटफ्लिक्स पे अतगल लोग फेसबुक पे देखते हैं। नेटफ्लिक्स पे इसी तरह की गेम्स है, डर्टी गेम्स, और इसी तरह के किलिंग सीरियल्स हैं, और इसी तरह की ओवर एक्साइट करने वाली मूवीज हैं। तो ये सब, ये जो आने वाला वक्त है, ये किताबों से बहुत आगे का है। जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ रहिएगा। ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। बात हो रही है पबजी गेम के जो नुकसानात हैं बच्चों में, उस हवाले से डॉक्टर सुमेरा साहबा, ये जिस तरह अख्तर साहब फरमा रहे हैं कि ये दुनिया चेंज हो रही है, डिजिटल वर्ल्ड से भी हम आगे जा रहे हैं, तो ये एक्सेस तो रहेगी बच्चों की इन तमाम टूल्स पे, और वो इस तरह की गेमें देखेंगे भी और उसको उसका हिस्सा भी बनेंगे। खुद जानते हैं।
देखिए इसका हल ऐसे ही है ना कि अगर आपके घर में बिजली भी इस्तेमाल होती है, कोई जाके उसके सॉकेट में हाथ तो नहीं डालता। जी जिसके अंदर कोई जहनी मसाइल होंगे या जिसके अंदर इस तरह के बिहेवियर्स आ रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा। जब इस तरह के कोई मामलात हो, बच्चे ज्यादा टाइम इसमें गुजार रहे हैं, माँ बाप देखें, चेक रखें कि वो क्या देख रहे हैं। यानी इस पे हमें अवेयरनेस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, पेरेंट्स की अवेयरनेस पे। जी जी बिल्कुल। देखिए अगर हम ये कहा जाए कि लाइट है, सॉकेट्स उसके खुले पड़े हैं, उसमें जाके कोई उंगली तो नहीं दे देता ना। जी सिर्फ वही लोग देते हैं जिनकी जहनी तौर पे हालत खराब होती है, या वो मायूसी का शिकार होते हैं, या वो कोई परेशानी का शिकार होते हैं। अब ये बच्चे किस तरह की जहनी कैफियत का शिकार है, हमें देखना पड़ेगा। और इस तरह इस मजीद इसका हल ये है कि हमें बच्चों के ऊपर नजर रखनी है, हमें इसकी असेसमेंट्स करनी है। जिन बच्चों के रवैयों में तब्दीली आ रही है, हमें पहले ही उस पर काम करना पड़ेगा। पेरेंट्स आके डॉक्टर साहब, बताते आपके हैं कि पास तो बच्चों में पेशेंट बात नहीं आते हैं, मान जब जब पेशेंट हो जाता है फिर आता है आपके पास, तो आपके डिपार्टमेंट का कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी है कि कोई आगाही मिले पहले पहले से? हमें जी जी, जब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि हमें चाहिए कि हमें स्कूल हेल्थ सर्विसेज में हमें साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि बच्चों में अगर कोई तब्दीली आ रही है, उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है, उनके बिहेवियर्स, उनके रवैयों में कोई तब्दीली आ रही है, हमें देखना पड़ेगा। ये वाकया एक दिन में पेश नहीं आता। हो सकता है वो बच्चा उससे पहले उसको किसी बच्चे के बैग से चीजें चोरी करने में मजा आता हो, बच्चों को मारने में मजा आता हो, बच्चे को साथ तंग करने में मजा आता हो। अगर कोई बच्चा इस किस्म की मतलब हरकत का से गुजर करता है, तो हमें उन पे नजर रखनी है, हमें उन्हें ठीक करना है। वो ये मामला सिर्फ जरूरी नहीं कि हमें कोई दवाइयां देनी पड़े। इस सब के लिए बहुत अच्छा तरीका है, साइकोलॉजिकल हेल्प मिल जाती है। आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ऐसे बच्चों की, उनको आप हेल्प आउट कर सकते हैं। डॉक्टर राफिया साहबा, बच्चों की हम बात कर रहे हैं, नौजवानों का क्या आलम है? कितने एडिक्ट हो रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के? और ख़ास तौर पर मंशियात का वो तो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इस तरह की ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इनका नौजवानों पे कितना असर पड़ रहा है? देखिए, अभी पैंडेमिक में हम लोगों ने मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन स्टार्ट की थी, जो कि एक वॉलंटियर सर्विसेज थी। हमें बहुत से लोगों ने कॉल करके ये बताया कि वो रात को सो नहीं पाते। वो असल में मसला ये था कि लोग सारी रात जागते थे पैंडेमिक में, स्पेसिफिकली वो लोग जो कहीं जा नहीं रहे थे, घर से पढ़ रहे थे या घर से काम कर रहे थे। और दिन में जब वो काम करना पड़ता था तो उनके अंदर बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और एडजस्टमेंट कंसर्न्स बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई थी। लोगों के अंदर जो एक कह लेना कि एक रुझान जो था वो एग्रेशन की तरफ मूव होना शुरू हो गया, सारा सारा दिन घर में जब वो गैजेट्स पे होते थे। तो मेरे ख्याल में ये एक पैंडेमिक जो है, ये एक साइकोलॉजिकल पैंडेमिक है। इसमें बहुत से बड़े लोगों ने भी पबजी खेलनी शुरू की, बल्कि और भी बहुत सी मल्टीप्लेयर गेम्स हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन, बैटलफील्ड, लड़ाई और इस तरह से गन्स का इस्तेमाल। तो मेरा ख्याल में हमें इस चीज पे एक तो पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर सुमेरा ने कहा कि पेरेंट्स को नजर रखनी चाहिए कि बच्चे इतनी देर अगर गैजेट्स में हैं तो वो क्या देख रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चा नहीं भी अग्रेसिव गेम्स देख रहा, तो अगर वो बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली अपनी इस गैजेट्स पे बैठता है, तो वो एक तरह की उसकी ब्रेन की स्टिमुलेशन बढ़ जाती है। और कई दफा छोटे बच्चों को हम गैजेट्स दे देते हैं ऐसे सरोगेट मदर के तौर पे। बच्चा तंग कर रहा है तो पेरेंट मदर क्या करती है कि उसको गैजेट दे के भूल जाती है, 2-2 घंटे वो उसके ऊपर बैठा रहता है। तो बहुत सी ऐसी नफ्सियाती बीमारियां हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटी, डिप्रेशन के साथ ऐसे बच्चों की होती है। जो बच्चे ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं या जिनको घर में तवज्जो नहीं मिल रही, लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है, जिनकी सेल्फ इमेज पुअर है, या जिनके पेरेंट्स उनको बाकी नेसेसिटीज तो दे रहे हैं शायद, लेकिन वो उनके लिए इमोशनली वहां पे अवेलेबल नहीं है। वो जो पेरेंटिंग है वो निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है। बच्चों को हमें चाहिए कि एक तो उनकी नींद पे तवज्जो दें और एक उनको बाहर गेम्स खिलाएं। आजकल तो मौसम इतना अच्छा है कि बाहर बच्चे फुटबॉल खेलें और ऐसी गेम्स खेलें जिससे उनकी बॉडी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो रिलीज हो जितनी भी ज्यादा। और इससे जो आईसाइट कंसर्न्स भी आ रही हैं, इससे फिजिकल और भी बीमारियां बढ़ रही हैं, हेडेक बढ़ रहा है, मिग्रेन बढ़ रही है। और आपको नफ्सियाती बीमारियों का तो मैंने बता दिया कि मल्टीपल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो बढ़ने शुरू हो। अख्तर अब्बास साहब, आज भी करारदाद पेश हुई है पंजाब असम्बली में कि इस गेम पर पाबंदी लगा दी जाए। क्या ये हल ठीक है, मंतकी है कि जो गेम खतरनाक हमें लग रही है उस पर पाबंदी लगा दें? इससे पहले हमने यूट्यूब पे भी पाबंदी लगाई। पाबंदी से इस तरह के वाकयात नहीं रुक सकते, और हम चीज को समझते नहीं है थ्रेट क्या है। यानी जो वार है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे कि जंग है किस चीज की, उस जंग को उसके टूल्स के साथ लड़ना होगा। और इस जंग में हमें ये जानना होगा कि हम अपने बच्चों को, नई नस्ल को ना इंटरटेन कर पा रहे, ना एंगेज कर पा रहे। और हमारा जो मीडिया है, मीडिया भी अख्तर साहब
टेलीविजन हो हमारा या अखबार हो या सोशल मीडिया हो, वहां पे भी बच्चों के लिए कुछ नहीं है, बच्चों की दिलचस्पी का कोई सामान नहीं है उसमें। जी बिल्कुल, आपका बच्चा आपका टीवी देखना छोड़ चुका हुआ है। यानी पीटीवी से लेके जितने पाकिस्तान के चैनल है, कोई बच्चा, हमने पिछले कई वर्षों में किसी बच्चे को ना तो उनके काम का कोई वहाँ शो है, ना ड्रामा है, ना उनकी एजुकेशन का कोई इशू है। तो जितने ड्रामे आ रहे हैं वो औरतों के लिए आते हैं, औरतें एंगेज हो जाती है, औरतें एडिक्ट हो जाती है, तो बच्चे तो फारग हैं, बच्चों को तो कोई एंगेज नहीं करता। नतीजतन वो सीरियल्स में और गेम्स में होते हैं और अपनी फिर जो उनकी ज़हनी साख है ज़रा वो तो बिल्कुल बचगाना सी होती है। तो उसके लिहाज से उन्हें तो गुनाह का, नेकी का, बदी का भी कुछ सब्र पूरी तरह नहीं होता। इसी वजह समाजी से वो तौर बड़े बड़े पे ऐसे समाजी गुनाह तौर कर पे जाते हैं। हमें करना क्या होगा? हुकूमत तो जाहिर है हमेशा अपनी मर्जी करती है, समाजी तौर पे हमें क्या करना होगा इस तरह के मामलात से निपटने के लिए? अच्छा, समाजी तौर पे, फौरी तौर पे जितने ये हमारे मीडिया हाउसेज हैं, इनको थोड़ा सा रहम करना होगा पाकिस्तानी कौम पे कि जो इनके औकात है इंटरटेन के और न्यूज के, उसमें से एक हिस्सा, बहुत अच्छा चंक यूथ के लिए निकालना चाहिए, बच्चों के लिए निकालना चाहिए और उनके लिए चीजें लिखवाई जाएं, उनके लिए चीजें बनाई जाएं, इवन उनके लिए स्टेज शोज हों, उनके लिए गेम शोज हों। और ये जो दुनिया में समझदार कौमें हैं वो अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करती हैं, गेम्स में, घर से बाहर, फील्ड में, पार्क्स में, और उनकी एक्टिविटीज को वहीं डिजाइन किया जाता है। नाजरीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी है, मेरे साथ रहिए। जी नाजरीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इमर्जिंग इंडस्ट्री है और ये ना सिर्फ पाकिस्तानियों को अद्वियात फराहम कर रही है बल्कि बैरून मुल्क अद्वियात एक्सपोर्ट भी कर रही है, जिससे बड़ा ज़र मुबादला कमाया जा रहा है। पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसका 3.2 बिलियन का वॉल्यूम है, इसका तजारत का, कारोबार का इसका जो वॉल्यूम है 3.2 बिलियन है और तकरीबन 4 मिलियन लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, रोज़गार जिनका वाबस्ता है। और फिर अब जब 4 मिलियन हम कहते हैं तो उससे फिर आगे उनके जो ख़ानदान हैं वो अलग हैं जो इस इंडस्ट्री से रोज़गार कमा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों हुकूमत ने अद्वियात के ख़ाम माल पर 17% टैक्स आयद कर दिया और हमने इस प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि अगर ये टैक्स नाफज हो जाता है तो इसके नतीजे में अद्वियात की कीमतें बढ़ जाएंगी, इंडस्ट्री सफ़र करेगी, एक्सपोर्ट मुतासर होगी और इससे जितना भी ये रोज़गार है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता है वो सारे का सारा इफ़ेक्ट करेगा। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन काजी मंसूर दिलावर साहब ने इसी प्रोग्राम में बात की थी हमारे साथ और उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने वादा किया है कि वो ये टैक्स IMF के मुतालबे पर लगाने पर मजबूर है, लेकिन इसके साथ ही हुकूमत कंपलसेट इस तरह करेगी कि इस टैक्स को रिफ़ंड कर दिया जाएगा और जो भी इंपोर्टर हैं ख़ाम माल के वो जैसे ही कंज्यूम करेंगे अपना ख़ाम माल तो उनको उस पर रिफ़ंड मिल जाएगा। इस पर इनके मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत के साथ और इन्होंने कहा था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नुमाइंदों ने ये बात हुकूमत के सामने रखी थी कि अगर ख़ाम माल के परचेज़ पे उन्हें ये टैक्स रिफ़ंड हो जाए तो फिर वो कोशिश करेंगे कि ये टैक्स का जो जितना भी बोझ है वो इंडस्ट्री अब्ज़ॉर्ब कर ले और इसका प्रेशर एंड यूज़र पे ना जाए, यानी अद्वियात महंगी ना हो और इससे ये सर्वाइव कर जाएगी और हुकूमत को भी रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन अभी बातें सुनने में आ रही हैं कि हुकूमत ने ये टैक्स नाफज कर दिया है और रिफ़ंड करने का जो मुतालबा था बल्कि जो वादा था हुकूमत का उससे भी हुकूमत मुनहरिफ हो गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, काजी मंसूर दिलावर साहब ने हमें ज्वाइन किया है मदीना मुनव्वरा से, वो इस वक्त उम्रे पे हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है PPMA के। काजी साहब, ये जो हुकूमत ने टैक्स लगाया था अद्वियात के ख़ाम माल पे 17%, आपकी बात हुई थी हमारे साथ इसी प्रोग्राम में, आपने फरमाया था कि हुकूमत ये टैक्स रिफ़ंड कर देगी, तो क्या हुकूमत अपने वादे पे कायम है अब तक? बिल्कुल जी, ऐसा नहीं है। हुकूमत ने जो कमिटमेंट किया था, मैंने आप ही के प्रोग्राम में बताई थी डिटेल कि शौकत तरीन साहब की ज़ेर सरपरस्ती उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग कॉल की थी जिसमें रज़ाक दाऊद साहब थे और FBI के चेयरमैन थे, गवर्नर स्टेट बैंक थे और हमारा डेलीगेशन गया था PPMA का जिसको मैंने हेड किया था एज ए चेयरमैन। उसमें उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बिल्कुल हमारी बात को समझा और उनको हमने समझाने की कोशिश की थी कि सेल टैक्स अगर आप लगा रहे हैं, अव्वल तो आप ना लगाएं क्योंकि हमारा पूरी दुनिया में मेडिसिन पे सेल टैक्स नहीं है और आप अगर हमारे बेसिक रॉ मटेरियल पे सेल टैक्स लगा देंगे तो ये हमारी बेसिक कास्ट इंक्रीज करेगी
उन्होंने कहा जी नहीं, हम आपको रिफंड देंगे और आपको 72 घंटों में रिफंड देंगे। हमने कहा 72 जी, घंटे कैसे में देंगे? रिफंड करने का वादा था। हाँ जी, 72 घंटे में कैसे देंगे जी? तो उन्होंने फरमाया जी कि हम आपको कंजम्पशन पे देंगे, जब आप रॉ मटेरियल मंगाएंगे वो कंज्यूम करेंगे तो उस पर 72 घंटे में आपको रिफंड दे देंगे। जिसपे हमने उनको समझाया और एक्सप्लेन किया कि जनाब ये जो रॉ मटेरियल है ये कागज नहीं है कि आया, प्रिंट हुआ और मार्केट चला गया। ये कंज्यूम होने में 6 महीने से 1 साल, और कुछ रॉ मटेरियल ऐसे जो 1.5 साल ले जाते हैं। ठीक। तो आप अगर हमारी कंजम्पशन 1.5 सालों में या साल में मुकम्मल होगी तो इस हवाले से अगर आप हमें रिफंड देंगे तो उस सूरत में तो ये मुमकिन नहीं है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर बहुत मजबूरी है, IMF का प्रेशर है आपके ऊपर, हम मुल्क के साथ खड़े हैं, हर शाना बिशाना खड़े हैं और हर प्रॉब्लम में इंडस्ट्री आपके काम आई है। इंडस्ट्री मुल्क के साथ भी खड़ी रही, गवर्नमेंट के साथ और अवाम के साथ भी खड़ी रही। तो अब भी हम तैयार हैं, तो लेकिन आप हमें परचेजिंग पे रिफंड दे दें कि जैसे ही हमने रॉ मटेरियल परचेज करें, नेक्स्ट मंथ हम उसकी जब रिटर्न जमा कराएं तो हमारा रिफंड मिल जाए। तो उस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपका जायज़ मुतालबा है। फिर उन्होंने FBR के चेयरमैन से बात की। ये अभी तक हमारा IMF का जो इनका मिनी बजट था अप्रूव नहीं हुआ था, अनाउंस नहीं हुआ था, ये उससे पहले की मीटिंग है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जब उनसे बात की FBR के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा जी इनको आप टाइम दें। फिर FBR के चेयरमैन ने हमें टाइम दिया, जिसमें फिर हमारा वफद गया, इसको मैंने हेड किया। उसमें FBR के चेयरमैन साहब ने 3 वादे हमसे किए। एक ये किया कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम आपको परचेजिंग पे रिफंड देंगे और इसके लिए हमें थोड़ा सा होमवर्क करने दें, 1 मीटिंग या 2 मीटिंग हम और करेंगे और इंशाल्लाह इसका कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे। सेकेंडली उन्होंने कहा जी कि हम आपको, क्योंकि आपको उसके बावजूद वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होगा, तो हम आपको स्टेट बैंक से कम मार्जिन पे वर्किंग कैपिटल लोन भी दिलवा देंगे। नंबर 3, क्योंकि आपका सिस्टम ऐसा नहीं है, आपके क्योंकि एंड प्रोडक्ट पे, क्योंकि आप 0 रेटिंग में आ गए हैं, एंड प्रोडक्ट पे सेल टैक्स नहीं है, तो दैट्स वाई आपका ऑडिट में नहीं बनता। अच्छा, ये जब हो गया तो उसके फौरन बाद IMF का ये बजट, जो मिनी बजट था, ये इन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद मैं आपको अंदाजा ही है, मैं उम्रे पे इधर आ गया सऊदी अरब में। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि ये मेंबर है हमारे FBR के, जो कि सेल टैक्स के हेड हैं, आफाक कुरैशी साहब, आप इनसे मिल लीजिएगा। वो भी मीटिंग में मौजूद थे। तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने टाइम दे दिया। फिर हमारा डेलीगेशन गया, तो उन्होंने 3 बातें जो हमसे वादा किया था, तीनों से मुनरिफ हो गए। अब तीनों से वो बात ये, अब ये जो तीनों बातें आपसे कमिटमेंट की थी, वो तीनों से मुकर गई है हुकूमत जी। स्टेट अवे बैकआउट कर गए। उसके पीछे रीजन ये बनाई थी उन्होंने कि जी हम आपके लिए नया सिस्टम बनाएंगे। जब तक ये बजट अप्रूव नहीं हुआ था, उस वक्त तक उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया और बड़ा क्लियर कट दिया। और जब अप्रूव हो गया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं जी, हम आपको जी कंजम्पशन भी देंगे, और कंजम्पशन पे अगर देंगे, देखिए मैं बड़ा क्लियर यहाँ पे आपके तवज्जुह से बताना चाह रहा हूँ, तो उस सूरत में इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा बोझ आएगा, बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। और पिछले दिनों इसी सिलसिले में 800 के करीब हमारी इस वक्त मार्केट में जो हमारी कंपनीज है रजिस्टर्ड है फार्मास्यूटिकल की, और 800 के करीब इंडस्ट्री है जो चल रही है इस वक्त। तो उन्होंने सबने इसके अगेंस्ट रिक्वेस्ट की कि ये जी हम कैसे कंजम्पशन पे रिफंड लेंगे। अव्वल तो गवर्नमेंट रिफंड देती नहीं, जो सरकार में पैसा चला जाए वापस नहीं आता। लेकिन अगर वापस करने का वो वादा भी कर रहे हैं तो जो तरीकाकार है वो तो नामुमकिन वाली बात है। तो लिहाजा उस पर फिर हमने अपना इमरजेंसी जनरल मीटिंग बुलाई, जनरल मीटिंग बुलाई, जिसमें हमारे तमाम मेंबरान ने फिजिकली भी और जूम पे भी शिरकत की। और उसमें हमारा मुत्तफिका ये फैसला हुआ कि हम गवर्नमेंट के साथ इसमें डायलॉग भी करेंगे, और अगर वो इसमें हमारे साथ ताउन नहीं करेगी तो हम डेफिनेटली हम फिर स्ट्राइक पे जाएंगे, क्योंकि हम इन हालात में मेडिसिन नहीं बना सकते। ऑलरेडी हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से, रॉ मटेरियल इंटरनेशनली बढ़ गए उनकी वजह से, कंटेनर्स की प्राइस बढ़ गई इंटरनेशनली, जो फ्रेट है उसकी वजह से। अच्छा, तो इससे कैसा कता कलामी माफिया से, एक तो अगर ये टैक्स लग गया है जिस तरह के आप फरमा रहे हैं कि अब रिफंड से मुकर गई है हुकूमत, तो जाहिर है ये टैक्स नाफज हो गया, तो इसके नतीजे में लोकल मार्केट में अद्वियात महंगी होंगी और आपकी एक्सपोर्ट भी मुतासर होगी। इससे कितनी मुतासर होगी एक्सपोर्ट? इसमें 2 इफेक्ट आएंगे जी। पहला इफेक्ट तो ये आएगा कि अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें, दूसरे लफ्ज में कारोबारी लैंग्वेज में कहते हैं कि हमें मारा ही नहीं खाएगी एक प्रोडक्ट बनाने में, तो वो मार्केट में मेडिसिन शॉर्ट होगी। प्राइस तो बननी दूर की बात है, हम वो बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री बगैर प्रॉफिट के काम तो नहीं कर सकती, क्योंकि इंडस्ट्री पे बहुत सारा बोझ होता है, बिजली के बिलों का, तनख्वाहों का, जो स्टाफ काम कर रहा होता है, और उसके साथ साथ सैकड़ों दूसरे अखराजात होते हैं, 32 महकमे जिनको डील करना होता है,
उनकी कोई ना कुछ टैक्स की सूरत में जा रहा होता है। तो उस सूरत में एक तो शॉर्टेज का खतरा है, दूसरा ये है कि अगर हम बनाएंगे तो डेफिनेटली ये 17% का इफेक्ट हम मेडिसिन पे डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट से कि इस पे डालें। तो अगर एंड प्रोडक्ट चला गया तो डेफिनेटली मेडिसिन महंगी होगी, और लेकिन जब मेडिसिन पाकिस्तान में तो जबकि महंगी हो गवर्नमेंट- जाएगी, लोग मजबूरन खरीदेंगे, पहले भी खरीद रहे हैं, लेकिन बाहर वाली दुनिया तो नहीं आपसे महंगी खरीदेगी अगर दूसरे ममालिक मुकाबले में सस्ती दे रहे होंगे तो। मैं थोड़ी वजाहत कर दूं जी, पाकिस्तान में अभी भी महंगी नहीं है, पूरे रीजन में सबसे सस्ते हैं, लेकिन लोग खरीद रहे हैं क्योंकि महंगाई ओवरऑल बहुत हो गई है, लोग बेचारे तो पिस रहे हैं महंगाई में। लेकिन इंटरनेशनली मैं आपको बता दूं कि हमारी मेडिसिन लाइक की जाती है एज कम्पेयर टू इंडिया, बांग्लादेश, ठीक, और उसमें हमारी मेडिसिन पे हमेशा जब पेशेंट जाता है डॉक्टर खुद कहता है जी पाकिस्तानी मेडिसिन लें। आप वाली बात ठीक है कि जब वहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है जब वो वर्किंग करेगा तो उसकी जब देखेंगे कि यहाँ कास्ट इंक्रीज हो गई है हमारी प्राइस, तो डेफिनेटली वो हमें ऑर्डर देने की बजाय दूसरी इंडिया को या बांग्लादेश को ऑर्डर देगा। तो हमारा एक्सपोर्ट का जो आगे फर्दर प्लान है, 1 बिलियन का हम टारगेट रखा हुआ है हमने एक्सपोर्ट का, वो इफेक्ट होगा। अच्छा काजी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी बात कि ये सारा कुछ अगर नहीं होता जिस तरह की हुकूमत डिनाई कर गई है आपके मुतालबात से, तो लाहे अमल क्या होगा PPMA का, आप फिर क्या करेंगे? जी, हमने PPMA का अपना इजलास जो बुलाया, अभी आपने जिक्र भी किया, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, होलसेलर भी थे, रिटेलर भी थे, और हमारे पूरे पाकिस्तान के इंडस्ट्री के लोग भी थे उसमें। और उसमें लाया अमल यही बनाया जी कि अगर हुकूमत ने इसको हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा ना किया, हमारी डिमांड को जो हमने जायज बात की है उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट ना किया, तो फिर अल्टीमेटली फिर हमें हड़ताल पे जाना पड़ेगा, हम इंडस्ट्रीज बंद करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री इस सूरत में चलाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया काजी मंसूर दिलावर साहब, मदीना मुनव्वरा से आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।